हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मगध का उत्कर्ष। तो जब मगध का उत्कर्ष हो था तब उसी समय कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए। तो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों का, उसके बाद हुआ था यूनानियों का। तो आज के वीडियो में हम ईरानी और यूनानी आक्रमणों को देखेंगे, क्योंकि हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश में जो विदेशी आक्रमण हुए उनको हम देखेंगे सर्वप्रथम। तो ईरानी यूनानियों को देखेंगे। जब मौर्योत्तर यानी मौर्य काल पढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रम से अन्य विदेशी आक्रमण हुए वो कौन से थे। तो हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, कुषाण आए और लास्ट में आए थे हुण, जो कि गुप्त वंश तक चले थे। तो उनको हम लास्ट में देखेंगे मौर्य वंश को देखने के बाद। सर्वप्रथम आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, तो जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज का वीडियो। और सर्वप्रथम देखेंगे कि प्रथम विदेशी आक्रमण कौन सा था। तो वो ईरानियों द्वारा किया गया था, जिनको पारसिक भी कहा जाता है। तो कौन सा वंश था उस समय? हखमनी वंश था ईरान पर, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। और हखमनी वंश के यानी संस्थापक कौन थे? तो वो थे साइरस सेकंड। तो हखमनी वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने सफल आक्रमण किया था भारत पर, यानी विजय प्राप्त की थी? तो वो थे दारा फर्स्ट, जिसे डेरियस फर्स्ट भी कहा जाता है। तो प्रथम सफल आक्रमण किया था किसने? डेरियस फर्स्ट ने। डेरियस फर्स्ट ने, जो कि भारत के इस भूभाग को जीतने से पहले 19 प्रांतों को जीत रखा था। तो जब भारत के भूभाग पर इसने अधिकार किया तो जो इस प्रांत का नाम रखता है वो 20वां रखता है, यानी उसकी जो ये विजय थी वो 20वीं थी। तो भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया। तो कौन सा था? इससे पहले 19 जीत रखे थे उसने और ये 20वां था। ये किसके अनुसार ये कथन कहा गया है? तो हेरोडोटस के अनुसार ये कहा गया है कि 20वां प्रांत बनाया था विजय के बाद। तो हेरोडोटस कौन है? तो इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोटस, ये भी ध्यान रख लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे डेरियस फर्स्ट के एक पुत्र थे जेरेक्स, जिनका जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन थोड़ा देख लीजिए कि जेरेक्स ने क्या किया था। तो भारतीय प्रांतों का प्रयोग सैनिक जत्थे के रूप में किया था, यानी सैनिकों की भर्ती की थी इन प्रांतों से, भारतीय प्रांतों से इसने। और कहाँ पर भेजे थे युद्ध के लिए? ग्रीस भेजे थे। तो वो कौन से थे? जेरेक्स थे, जिन्होंने भारतीय प्रांतों का प्रयोग सैनिक जत्था बनाने के लिए किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े भारतीयों पर, यानी भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सीधी सी बात है, कोई यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर विजिट तो कर लेगा किसी प्रांत को, तो एक दूसरे का आदान प्रदान बढ़ेगा। यहाँ का माल यहाँ, यहाँ का माल यहाँ पर, तो व्यापार को सीधी सी बात है बढ़ावा मिलेगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। तो भारत में जो खरोष्टी लिपि आई तो विदेशी आक्रमणों से ही आई। सीधी सी बात है, वहाँ की जनता इस साइड आएगी तो कुछ नई लिपियाँ ही ग्रहण की जाएंगी। तो खरोष्टी लिपि का उन्हीं के तहत यहाँ पर प्रचार हुआ था। और आर्मेक लिपि भी उन्हीं की वजह से विकसित हुई। अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन शुरू हुआ। तो अभिलेख जो उत्कीर्ण करने का सर्वप्रथम प्रचलन वहीं से शुरू हुआ। दारा फर्स्ट के कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। ये 3 अभिलेख हैं। यहाँ से ही, यानी दारा फर्स्ट के ये अभिलेखों से ही आगे चलकर भारतीयों ने भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाने लगे थे आगे चलकर। अशोक जो कि सर्वप्रथम करवाते हैं। तो ये कहाँ से ग्रहण किया था? दारा फर्स्ट से। ईरानी आक्रमण का ही प्रभाव रहा ये। और इसके अतिरिक्त क्षत्रप शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। तो वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे, तो क्षत्रप शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। और आगे चलकर शक और कुषाणों ने भी इस क्षत्रप शासन प्रणाली को ही अपनाया था। ईरानी आक्रमण के बाद हम देखेंगे मैसिडोनिया का आक्रमण, या कह सकते हैं यूनानी आक्रमण। जो यानी ईरानी शासन का जो दारा तृतीय था उसको पराजित करते हैं सिकंदर महान, और एक तरह से ईरानी जो आधिपत्य था उसको ख़त्म कर देते हैं।
सर्वप्रथम सिकंदर महान की बात करें तो इनको अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, ये ध्यान रखिए, अलेक्जेंडर इन्हीं का नाम है। तो इन्होंने दारा तिर्त को हराया और ईरानी प्रभाव को ख़त्म कर दिया, यानी उनके आधिपत्य को ख़त्म कर दिया। तो सर्वप्रथम सिकंदर महान जो हैं 326 ईस्वी पूर्व में अटैक करते हैं। सबसे पहले इनका सामना होता है तक्षशिला के एक शासक थे आम्भी। इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया और आत्मसमर्पण कर देते हैं और एक तरह से वेलकम टाइप करते हैं सिकंदर का। यानी आत्मसमर्पण सर्वप्रथम किसने किया था सिकंदर के सामने, तो वो थे आम्भी, जो कि कहाँ के शासक थे, तक्षशिला के। युद्ध हुआ था पोरस से, जो कि वित्सा का युद्ध बहुत ही पूछा जाता है। 326 ईस्वी पूर्व में हुआ वित्सा का युद्ध। कहाँ पर हुआ, झेलम नदी के किनारे हुआ। इसका अन्य नाम भी जाना जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है वित्सा के युद्ध को। शासक कौन थे, पोरस थे। और किसके साथ हुआ था, सिकंदर के साथ हुआ था। और यहाँ पर पोरस हार जाते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह से युद्ध किया कि सिकंदर भी एक तरह से घबरा गए थे यहाँ पर कि मैं जीतूंगा भी या नहीं जीतूँ। और इनके पराक्रम से ही प्रभावित होकर सिकंदर महान जो हैं इनको इनका शासन राजपाट वापस लौटा देते हैं पोरस को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम, व्यास लिखा है मैंने, व्यास नदी है ये। तो पोरस को हराने के बाद सिकंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य था कि वो मगध तक पहुँचे, यानी एक साम्राज्यवादी विस्तार नीति को अपनाने वाला था सिकंदर महान। तो इसी के तहत ये मगध पर अपना कब्जा करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, सिकंदर महान की जो सेना है वो घबरा जाती है। किससे, कि एक पोरस को ही हराने में हमें इतनी दिक्कत आ गई। तो मगध तो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था उस टाइम, जो आगे चलकर और भी विकसित हुआ। तो यहाँ पर सिकंदर की जो सेना है वो घबरा जाती है। और ये व्यास नदी, यानी यहाँ से जब ये चलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मगध है, तो यहीं पर बीच में ही ये व्यास नदी जो पड़ती है, उसे पार करने से पहले ही वापस लौट जाती है इनकी सेना। यानी इस नदी को पार करने से ही मना कर देते हैं। और इसी के तहत सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है कि उस सेना ही नहीं लड़ेगी तो वो क्या करेगा। इसीलिए सेना को लेकर वापस लौटता है और अपनी सेना को दो भागों में बांट देता है। एक सेना ऐसी थी जो कि सिकंदर के साथ गई, जो थल मार्ग से गई, और एक सेना ऐसी रही जो जल मार्ग से गई। और जल मार्ग का नेतृत्व किसने किया था, निर्याकस। निर्याकस ने किया था, मैंने यहाँ पर लिखा है निर्याकस। तो जल सेनापति पूछे जाते हैं कौन थे सिकंदर के, तो वे थे निर्याकस। तो वापस लौटते हुए ही इनकी मृत्यु होती है बेबीलोन में। तो तेज बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। नगर बसाए थे, दो नगर बसाए थे, पूछे जाते हैं कौन कौन से थे, निकेया और बुकाफेला। निकेया का अर्थ था विजयनगर, और बुकाफेला किससे संबंधित था, उनका एक प्रिय घोड़ा था जिसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है, उसी की याद में बुकाफेला नगर बसाया था सिकंदर ने। तो ये नगर याद रखने हैं, क्वेश्चन बनता है। और कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने, वो थी व्यास नदी। अब हम सिकंदर की कुछ प्रमुख बातें देखेंगे। पूछा जाता है कि इनके पिता का क्या नाम था, फिलिप द्वितीय। गुरु का नाम भी पूछा जाता है, अरस्तु थे इनके गुरु। अंतिम विजय इन्होंने की थी पाटल पर। सिकंदर का प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। वित्सा का युद्ध हुआ था झेलम नदी पर 326 ईस्वी पूर्व में, और वित्सा के युद्ध को ही कहा जाता है हाइडेस्पीज का युद्ध। मृत्यु हुई थी सिकंदर की कहाँ पर, बेबीलोन में। जवार यानी बुखार हो गया था उनको 323 ईस्वी पूर्व में। तिथि याद रखनी है कब हुई थी, और युद्ध की तिथि भी याद रखनी, पूछी जाती हैं ये। जल सेनापति कौन थे, निर्याकस थे। अब हम लास्ट में देखेंगे प्रभाव, कि ये आक्रमण जो हुए थे, यूनानी आक्रमण, तो इनका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। तो इतिहास की तिथिवार जानकारी मिलती है। तो इन्हीं के आने पर ही हमें जो तिथियों की जानकारी मिलती है, इन्हीं के आने पर मिलती है। तो तिथिवार जानकारी मिलती है। यूनानी शासन की स्थापना हुई, एक तरह से इन्होंने कब्जा किया तो शासन की भी स्थापना हुई। नए व्यापारिक मार्गों का पता चला।
स्थल और 4 जलीय मार्गों का पता चला था। सिकंदर जब भारत में आया था तो नए व्यापारिक मार्गों का पता चला था। यूनानी मुद्रा का प्रचलन हुआ था और उलुक शैली के सिक्के भी प्रचलित हुए थे। ओके, जो कि यूनानी मुद्रा थी, ये उलुक शैली में थे। जो कि लास्ट में देखेंगे दार्शनिक। सिकंदर जो है अपने साथ एक दार्शनिक ले गया था भारत का। वो कौन सा था? तो वो था कालानास। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखे विदेशी आक्रमण, जो कि सर्वप्रथम आए थे ईरानी, फिर आए थे यूनानी। मौर्य वंश को देखने के बाद हम देखेंगे उसके बाद आए हिंद यवन, और फिर आए शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, फिर हुन। यूनानियों ने जो शासन किया था, यानी जो अपने प्रांत पीछे छोड़ गए थे, उन्हीं पर शासन चलाते थे, एक तरह से सेनापति मान लीजिए, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु हो गई है। तो जो इनका राजपाट जिन्होंने संभाला और आगे चलकर जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्हीं को कहा गया हिंद यवन। यानी यूनानियों का ही रूप है ये यवन। ओके, यूनानियों का ही रूप है यवन, हिंद यवन। लेकिन हिंद पर राजपाट कर रहे हैं, इसीलिए इनको हिंद यवन कह दिया गया। तो आगे हम देखेंगे मौर्य वंश। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा मौर्य वंश पर। इसके बाद हम देखेंगे हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण और हुन। ये जो आए थे आक्रमणकारी, इनको हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।